तो झारखंड की राजधानी रांची में 2 कमरे का एक छोटा सा मकान और इस मकान के कमरे में करोड़ों रुपए के कैश का पहाड़ मिला है। रांची के लोग ही नहीं बल्कि देश भर के लोग भी ये देखकर दंग रह गए। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि रांची में 9 जगह ईडी की छापेमारी हुई है, लेकिन एक ही जगह से यानी 10 गुणा 10 के एक कमरे से करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है और इसमें अब तक 30 करोड़ रुपए की कैश की बरामदगी हो चुकी है और अभी भी इसकी गिनती जारी है। 15,000 की मामूली नौकरी करने वाले एक शख्स के घर से, उसके छोटे से मकान से, उसके कोने कोने से कैश बरामद हो रहे हैं और ईडी की जांच लगातार इस पूरे मामले को लेकर जारी है। कैश की गिनती का सिलसिला भी अब तक चल रहा है और यह सब गिनती का जो सिलसिला है ये कहां से चल रहा है? ये चल रहा है दरअसल झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के एक नौकर जहांगीर आलम के घर पे, जिसके यहां से नोटों की इतनी गड्डियां मिली हैं कि पूरा शहर हैरान रह गया है। ये कोई बैंक नहीं है, ना ही कोई दफ्तर। यहां मशीनें लगातार नोट गिन रही हैं। सब्जी की थैली में नोट, बस एक ही है क्या? बिस्तर पर कैश, एक बड़ा वो मोटा वाला दिखला रहे थे ना, वो क्या हो गया? अलमारी में कैश, काउंट करो। और ये कैश इतना कि गिनती करना भी मुश्किल। 12 बक्से नोट भरने के लिए लाए गए हैं। यह है एक मामूली सा मकान जिसका एक कमरा 10 बाय 10 का है। 2 कमरे के इस मकान में कैश लोग हैं। यहाँ नोट गिनने वाले अधिकारी भी हाँफ रहे हैं क्योंकि नोट गिनने वाली मशीन भी थक रही है, क्योंकि यहाँ नोटों का पहाड़ लगता जा रहा है। कैश लोक में कैश गिनना खत्म कब होगा ये भगवान ही जाने। अब तक यहाँ मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और उसके नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों पर रेड पड़ी है। यहां 5 मशीनें नोट गिन रही हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल और संजीव लाल का नौकर जहांगीर आलम, जो कि करीब 15,000 सैलरी पाने वाला घरेलू नौकर है। उसका 1200 स्क्वायर फीट में 2 कमरे का घर है और इसी में से एक कमरा 10 बाय 10 का है, जहां से ये नोटों का पहाड़ मिला है। बताया जा रहा है कि एक अलमारी है रूम के अंदर, जो भी पैसा आता था उस अलमारी में रख दिया जाता था। तो ये 2nd फ्लोर है यहाँ का और इसी में जहांगीर आलम कब आता था, लेकिन ये हमेशा यहाँ पर नहीं रहता था। जहांगीर आलम कभी कभार आता था और एक स्कूटी से आता था, पैसे लेकर आता था, यहाँ रखता था। 1200 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट बताया जा रहा है। 2nd फ्लोर पर ये फ्लैट है, अलमारी है, उस अलमारी में पैसा रखा जाता था। जहांगीर आलम के पड़ोसी तक यकीन नहीं कर पा रहे कि उनके मोहल्ले में इतना कैश मिल भी सकता है। वही बगल रूम में हम लोग सोए, लेकिन इतना पता नहीं कि बगल में इतना सारा पैसा धन रखा हुआ। हैरान हो गए, चौंक गए हम लोग। स्कूटी से आते थे। हाँ। और जब भी आते थे कुछ न कुछ लेके आते थे। क्या लेके आते थे? वो तो हम लोग को नहीं मालूम। तो आप लोगों से बातचीत होती थी? नहीं, वो किसी से बात भी नहीं करते थे। यहाँ पे झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को ईडी की टीमों ने 9 जगह छापेमारी की। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल का करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर विकास कुमार और कुलदीप मिंज के घर भी रेड डाली गई, जहां सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के नेता इसे राज्य को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। वहीं झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ईडी की कार्रवाई को कानून के हिसाब से बता रहे हैं। ये गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को बदनाम करने की साजिश है। अगर अधिकारियों के घर में मध्य प्रदेश और गुजरात में भी छापा पड़ेंगे तो मुझे लगता है किसी तरह के नोटों का बंडल बरामद होगा। ईडी है, ईडी का काम अपना करती रहती है, उसमें क्या कमेंट देगी? ईडी पर वो हमारे घर में घुसी थी, क्या हमारे घर में घुसी? हमारा बेटा बिजनेसमैन है, हम पर तो नहीं, लेकिन मेरा घर में घुसी ना भाई। बीजेपी ने इस मामले को सीधे सीधे भ्रष्टाचार बताया है।
आपको बता दें कि वीरेंद्र राम को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले साल कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये गिरफ्तारी की गई थी। सूत्रों के मुताबिक इसी मामले में मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहाँ छापेमारी की गई। ये पहला मौका नहीं है जब झारखंड से इतने बड़े पैमाने पर कैश बरामद हुआ। रांची से धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन केवल 15,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाले शख्स के घर से इतना कैश आया कहां से? किसका है ये पैसा? जी हां, बिल्कुल यही सवाल ईडी के भी जांच के अब दायरे में है और ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए का नौकर है जहांगीर आलम, जिसके घर से यह तमाम कैश बरामद हुआ है। हालांकि करोड़ों रुपए की बरामदगी रांची से हुई है, लेकिन इसका कनेक्शन झारखंड के पाकुड़ जिले तक होने की आशंका है, क्योंकि इसी पाकुड़ से विधानसभा में जीतकर पहुंचते हैं आलमगीर आलम। दरअसल पाकुड़ पश्चिम बंगाल की सीमाओं से सटा वो इलाका है जहां से बांग्लादेश का बॉर्डर भी बेहद करीब है और यहीं से रोड कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर और गिट्टी को निकाला जाता है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम और उनके विभाग के अंतर्गत ही यह तमाम रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो देखिए, ये जो सारा कनेक्शन है यही सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर 15,000 की तनख्वाह पाने वाले शख्स के घर से इतना पैसा आया कहां से, और यही अब ईडी की जांच का दायरा बढ़ाता चला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला के बयान की, जिसने तीसरे चरण के मतदान से पहले पॉलिटिक्स में परमाणु बम फोड़ दिया है। इस चपेट में बीजेपी भी आई जो 10 साल से केंद्र की सत्ता में है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंडिया गठबंधन में शामिल फारूक अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आखिर ऐसा क्यों लगा कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर देगा? तो देखिए, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, यह याद रखिएगा। तो वहीं बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया तो वो नक्शे से मिट जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जवाब देते हुए कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तानी आत्मा समा गई है, जो उन्हें इस तरीके के बयान दिलवा रही है। चुनावी माहौल में फारूक अब्दुल्ला को यह डर क्यों सता रहा है कि पाकिस्तान भारत पर एटम बम गिरा देगा और वो बम उन्हीं पर गिरेगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा, और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। जब भारत का कोई नेता या मंत्री पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता है तो अब्दुल्ला इस्लामाबाद की ओर से बैटिंग क्यों करने लगते हैं? वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिएगा। पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी हैं या नहीं, इसका जवाब तो पूरी दुनिया ने एक बार नहीं 76 साल में 4 बार देख लिया है। 1947-48, 1965, 1971 और 1999 में करगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान की हालत दुनिया ने देख ली है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो ये है कि पाकिस्तान इस तरह की परमाणु की दड़भपकी देता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर में रहते हुए भी पाकिस्तान के परमाणु बम का डर भारत को क्यों दिखाया? डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा, और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। अच्छा, तो ये बात। दरअसल फारूक अब्दुल्ला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर दिए गए बयान से नाराज हैं। वो बयान क्या था, इसे दिखाने से पहले फारूक के एटम बम वाले वार पर बीजेपी का पलटवार देख लीजिए। अब रक्षा मंत्री के पीओके वाले बयान पर आते हैं। फारूक का यह पक्ष है कि चुनाव आते ही बीजेपी के बड़े बड़े नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए पीओके और पाकिस्तान का मुद्दा उछालते हैं, जबकि इनसे होता कुछ भी नहीं है। इनके मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सिर्फ एक चुनावी स्टंट था। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। पीओके इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार कहती है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता
तब तक उससे बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत किए बगैर कश्मीर में आतंकवाद खत्म ही नहीं होगा। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है, कि उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मारना दौड़ना बंद हो जाए और हम अमन से रह सके? फारूक के इस तर्क का जवाब बीजेपी को जरूर देना चाहिए कि सरकार चीन से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। लेकिन फारूक का यह कहना कि कश्मीर में आतंकी हमले बंद होने के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है, इस तर्क से 140 करोड़ हिंदुस्तानी शायद ही इत्तेफाक रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धमकियों की भाषा में बात करना भारत की आदत नहीं है, लेकिन धमकियों को बर्दाश्त करना भी भारत की फितरत नहीं है। इसीलिए परमाणु बम कोई चुनावी खिलौना नहीं है जिसका इस्तेमाल इलेक्शन जीतने के लिए किया जाए। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण ये जनाब हैं जिन्हें आप पहचानते ही होंगे। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं आपको, ये पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद है। जब ये सत्ता की कुर्सी पर बैठे होते थे तब बात बात में भारत को पाव पाव भर के परमाणु बम गिराने की धमकियां दिया करते थे, मगर इनकी राजनीति पर अब ब्रेक लग गया है और इसीलिए ये तंदूर में रोटियां और नान सेकते हुए नजर आ रहे हैं। शेख राशिद दरअसल किर्गिस्तान के जलालाबाद में एक ढाबे पर गए थे और वहां खाली वक्त में रोटियां और नान सेकने लगे। इस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया। तो नेता सरहद के इधर हो या उधर, उन्हें यह बात याद रखना चाहिए कि परमाणु बम वाली धमकियों से वो बाज आए, बाहर निकले। जनता की सेवा करना उनका काम है और वो अपने काम पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और सरहद पार से हुई साजिश की, जिसका जवाब तलाशना बहुत जरूरी है, और वो है पुंछ में हुए आतंकी हमले की। क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं और अपनी शहादत देने वाले देश के वीर सपूत विक्की पहाड़े को देश ने अंतिम विदाई भी दे दी है, लेकिन अब तक पुंछ के गुनहगार सुरक्षा बलों की कार्रवाई के डर से अपने बिल में छुपे हुए हैं। अब बदले की बारी है और आज 2 आतंकियों का स्केच भी जारी कर दिया गया है। इन दोनों की पहचान किस तरीके से होगी उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अगर आप पहचान सकते हैं तो देश की बड़ी मदद होगी। आज 2 आतंकियों का स्केच जारी किया गया है और इन दोनों की पहचान बताने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की गई है। अब तक 18 से 20 संदिग्धों को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। उम्मीद है कि हमले से जुड़े राज जल्द ही खुल जाएंगे। देश के दुश्मनों को सबक सिखाने का एक बार फिर वक्त आ चुका है। ये एक शहीद का घर है। पुंछ हमले में शहीद हुए वीर सपूत विक्की पहाड़े अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। देश उन्हें सलामी दे रहा है। शहीद विक्की पहाड़े! 7 जून को बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए वो घर वापस आने वाले थे, लेकिन अब वो कभी नहीं लौटेंगे। मेरी लास्ट टाइम 2 तारीख को बात हुई भैया से। उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी तो भैया ने विश किया, हम लोग को ज्यादा बात नहीं हो पाई। बाकी उसके पहले 1 दिन पहले बात की थी तो भैया अभी 23 तारीख को आने वाला था। देश में आक्रोश है। इस बीच देश के 2 दुश्मनों का स्केच भी जारी किया गया है। आप भी इन दोनों स्केच को अच्छे से पहचान लें। इन दोनों पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। सूचना देने वाले को इनाम में 20 लाख रुपए नकद मिलेंगे। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त भी रखी जाएगी। पहचान हो जाए तो आप 9541051982 और 8082294375 यानी इन 2 नंबरों पर इसकी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही देश के दुश्मन हैं। इसका जारी करने के साथ ही सेना की ओर से आतंकियों के मददगारों और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। अपने बिल में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना दिन रात एक किए हुए है। किसी भी वक्त इनके खात्मे की अच्छी खबर आ सकती है। आपको बता दें कि पुंछ के सुरंगकोट के जहरा वाली गली में चल रहे ऑपरेशन के दौरान सेना को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हाथ लगी। सेना ऑपरेशन में जुटी है तो राजनीति करने वालों के खिलाफ पूर्व सैन्य अधिकारी गुस्से में है। पॉलिटिशियन
कहते रहते हैं, हमको अपने देश की सुरक्षा की सोचनी है, ना कि पॉलिटिशियन की सोचनी है। पॉलिटिशियन जो मर्जी कहें, कल मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, आप मेरे को अच्छे पैसे दीजिए, मैं सब कुछ बोल दूंगा, तो उसमें क्या बड़ी बात है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में राजौरी और पुंछ जिलों के 120 किलोमीटर के दायरे में 7 आतंकी हमले हुए हैं। इनमें से 3 हमले सेना के काफिले पर हुए थे। रक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि सेना के मूवमेंट की ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी होनी चाहिए। कोई कार्रवाई मूव करती है तो उसके अंदर एक SOP होनी चाहिए जिसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। रोड ओपनिंग पार्टी के साथ अगर हम ड्रोन कैपेबिलिटीज को कंबाइन करते हैं तो एक तो जो पूरा रूट है वो सर्विलेंस में रहेगा और उसके बाद ये एक डेटरेंस के तौर पर भी काम करेगा जो मिलिटेंट ऐसा कोई एम्बुश प्लान कर रहा है। खास बात यह भी है कि राजौरी और पुंछ जिलों की भौगोलिक स्थिति में ऊंची पहाड़ियां और घने जंगलों की वजह से चुनौती बनी हुई है। सेना की निगरानी के बावजूद इन इलाकों से बार बार घुसपैठ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और साजिश के बाद अब बात करते हैं घोटाले की, क्योंकि ईडी और सीबीआई के बाद अब अरविंद केजरीवाल के लिए एनआईए का घेरा तैयार होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर आतंकी संगठन से पैसे लेने का आरोप लगा है। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आम आदमी पार्टी को आतंकवादी संगठन से कोई फंडिंग हुई है? इस सवाल का जवाब जांच शुरू करने के बाद एनआईए दे सकती है, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। केजरीवाल पर आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पैसे लेने का आरोप लगा है। सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तानी आतंकी संगठन है जिस पर भारत में बैन लगाया गया है और दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 133 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है इसी सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एलजी को विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से इस मामले में शिकायत मिली थी और शिकायत के दायरे में अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल किया गया था। इसी शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने आम आदमी पार्टी को फंडिंग की और इसीलिए की ताकि आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद मिल सके, साथ ही खालिस्तान के समर्थन में माहौल बनाने में भी मदद हो, क्योंकि यह मामला आतंकी संगठन की फंडिंग का है और आरोप सीधे सीधे सीएम पर लगा है। इसीलिए एलजी ने गृह मंत्रालय से एनआईए जांच की अब सिफारिश कर दी है। तो देखिए, बीजेपी एलजी के इस कदम से खुश है जाहिर तौर पर, वहीं आम आदमी पार्टी एलजी को बीजेपी का एजेंट बता रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो आदेश पारित करके कहा है एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए, हम ये मानते हैं अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास इतने करोड़ों रुपया जो आया और गुतवंत सिंह पन्नू ने किस किस से पैसा इकट्ठा किया और कितना पैसा जो था वो किस किस काम में लगाया गया, ये सारी बातें अब एनआईए के जांच में सामने आएंगी। मैं इसका स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो देखिए, दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर इस फैसले को लेकर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की एक और बड़ी साजिश और षड्यंत्र का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजी भाजपा के एजेंट की तरह पे काम कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी हार के डर से बौखला गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि कल रात 8 बजे हमने आपको लूडो वाले मौलाना की कट्टरपंथी कुंडली दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि कैसे गुजरात का मौलाना सोहेल अबू बकर हिंदू नेताओं की हत्या का पूरा प्लान बना रहा था और उसके तार कैसे पाकिस्तान तक जुड़े हुए थे। आज मौलाना की इस कहानी में एक नया अपडेट सामने आया है जो कि इस वीडियो में है। इस वीडियो में जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इसी बिल्डिंग में मौलाना सोहेल का घर है और आज क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना को उसके घर लेकर गई और वही घर जहां पर हिंदू नेताओं की गर्दन उतारने की साजिश रची जा रही थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अच्छों के दिमाग ठिकाने लग जाते हैं, फिर ये तो कट्टरपंथी ठहरा। गुजरात पुलिस की गाड़ी में बिठाकर मौलाना सोहेल अबू बकर को कहां लाया गया है, अब ये देख लीजिए। सूरत के कामरेज में वो रहता था, इसी बिल्डिंग में उसका घर है जहां क्राइम ब्रांच की टीम उसे लेकर पहुंची। पुलिस के मुताबिक उसे यहां लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसी घर में बैठकर वो चुनाव में हिंदू नेताओं की हत्या का प्लान बना रहा था। ऑनलाइन गेम लूडो में मौजूद
चैट ऑप्शन के जरिए अबू बकर पाकिस्तान में मौजूद कट्टरपंथियों से बात करता था। उसने पाकिस्तान से ही 9mm की पिस्तौल मंगवाई थी। पाकिस्तान और नेपाल के पोर्टेबल नंबर का इस्तेमाल कर हिंदू नेताओं को धमकी देता था। उपदेश राणा, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और टी राजा सिंह को भी इसी मौलाना ने जान से मारने की धमकी दी थी। 10 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान क्राइम ब्रांच की कोशिश मौलाना से सारे राज उगलवाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौलाना की साजिश के तमाम अपडेट हमने आपको बताए, आगे भी अपडेट होगा तो वो हम ही बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं साजिश के बाद चुनावी बिसात की, क्योंकि 2024 के चुनाव में दरअसल अब अंडे की एंट्री हो गई है। ये चुनावी अंडा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उछाला गया है। दरअसल सोशल मीडिया पोस्ट पर एनिमेशन एक दिखाया जा रहा है जिसमें राहुल गांधी घोंसले और अंडों के साथ बाकी कांग्रेसी नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और मामला लगातार सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। 15 सेकंड के इस वीडियो में अंडे का नया फंडा दिखाया गया है, लेकिन अब इस वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष समेत कई नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और कर्नाटक बीजेपी यूनिट के प्रमुख बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करा दी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए SC/ST समुदाय के लोगों को डराने की कोशिश की है ताकि वो खास उम्मीदवार के लिए वोट न कर पाएं। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन रमेश बाबू ने शिकायत में लिखा है, जिस पोस्ट की बात हो रही है वो एक एनिमेटेड वीडियो था। इसमें राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एनिमेटेड किरदार दिखाए गए हैं, जबकि बीजेपी ने एफआईआर के बाद कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है, कांग्रेस ने इस पोस्ट के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्या कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो अपने घोषणा पत्र में ऐसे वादों को पूरा नहीं करेगी? कांग्रेस को वास्तव में बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने इनका घोषणा पत्र इस तरह से लोगों तक पहुंचाया जैसा वो भी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इस क्लिप में SC/ST OBC समुदायों को एक घोंसले में अंडों की तरह दिखाया गया है और ऐसा बताया गया है कि राहुल गांधी मुस्लिम समुदाय नाम का एक बड़ा अंडा इस घोंसले में रख रहे हैं। वीडियो में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि सारे फंड्स मुस्लिम समुदाय वाले अंडे से निकले चूजे को खिलाए जा रहे हैं और ये चूजा बाद में SC/ST और OBC समुदाय को घोंसले से बाहर कर रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी सवाल किया है कि आखिर ये वीडियो पास किसने किया। कांग्रेस और बीजेपी अब खुलकर आमने सामने आ गई है। मुस्लिम नेताओं ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े पद के जो नेता हैं वो इस तरीके का कार्टून बनाना और उन्हें शेयर करना समाज में इस तरह का विभेद और विच्छेद पैदा करने की जो राजनीति है कहीं न कहीं खुली है। मुझे लगता है कि इसके खिलाफ चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की जरूरत है। भाजपा चाहती है कि चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पे ना होके सांप्रदायिकता और मुसलमानों के मुद्दे पे शिफ्ट हो जाए ताकि वो 80-20 कर सके। 24 का चुनाव तीसरे चरण तक जा पहुंचा है, लेकिन सियासत के कई चरण अभी और बाकी हैं, यानी सियासी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो हुई भारत में चल रहे चुनाव में सियासी अंडे के फंडे की बात, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे चुनाव की जिसके नतीजे सामने आ चुके हैं और रूस में 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इस मौके पर व्लादिमीर पुतिन अपना पावरफुल शो कर रहे हैं जिसका वर्ल्ड प्रीमियर कब होगा, यह भी सवाल हमने आपके सामने रखा था। तो यूक्रेन की जंग को 802 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन युद्ध थमने की कोई संभावना अभी तक तो नजर नहीं आ रही। तो अब इस जंग में एक नया मोड़ नजर आ रहा है। कल राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर पद पर शपथ लेने जा रहे हैं और पुतिन अगले 6 साल के लिए एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन में यानी क्रेमलिन की कुर्सी पर काबिज हो जाएं।
उधर पुतिन की आर्मी मॉस्को की सड़कों पर एक बड़ी तैयारी कर रही है। मॉस्को से रूस दुनिया को एक बड़ा और शक्तिशाली संदेश देने की तैयारी कर रहा है। 9 मई को रूस का विक्ट्री डे मनाया जाता है और इस दिन रूस की सेना अपना सबसे बड़ा जो है वो शक्ति प्रदर्शन करती है विक्ट्री डे परेड की शक्ल में। और इस बार की ये परेड न केवल भव्य होगी बल्कि खास भी होगी, क्योंकि इस बार रूस की तैयारी है कि राष्ट्रपति बनने जा रहे पुतिन की शान में मॉस्को की सड़कों के ऊपर न केवल रूस के सैन्य वाहन दिखाए जाएं बल्कि यूक्रेन के पूरे इलाके से वहां से कब्जा किए गए जो विदेशी हथियार हैं उन्हें भी दिखाया जाए। तो ये एक बड़ी तैयारी रूस कर रहा है और रूस के करीब परमाणु बम पहुंचाकर पश्चिमी देशों को परमाणु धमकी भी देने की कवायद यहां पर नजर आएगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करो। साथ ही यूक्रेन सीमा पर तैनात सैनिकों को आदेश दे दिया गया है। मतलब रूसी सेना अब परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास करेगी और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि रूस को आशंका है कि यूक्रेन में विदेशी सैनिक युद्ध लड़ने के लिए भेजे जा सकते हैं और ऐसे में कोई भी जोखिम रूस हाथ में नहीं ले सकता है। साथ ही फ्रांस यूक्रेन को अपने सैनिकों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है और उन्हीं को रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु प्रैक्टिस का अब ऐलान कर दिया है। आसमान में फाइटर जेट्स, जमीन पर टैंक और मिसाइलों का काफिला, जोश से कदम बढ़ाते सैकड़ों सैनिक। ये रूस की ताकत का सिर्फ ट्रेलर है। मॉस्को की सड़कों पर व्लादिमीर पुतिन बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये सैन्य परेड उसी तैयारी का हिस्सा है। दरअसल हर साल 9 मई को रूस विक्ट्री डे मनाता है और उसी विक्ट्री डे के लिए रूस की सेना रिहर्सल कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत को रूस विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौर में ये विक्ट्री डे परेड रूस के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस बार पुतिन रूस के हथियारों के जरिए पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश देंगे। विक्ट्री डे परेड में रूस इंटरकॉन्टिनेंट थर्मोन्यूक्लियर मिसाइलों का प्रदर्शन करेगा जो 12,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी इस बार परेड में दिखेगा। परेड में T-90 और T-34 टैंक गरजते दिखेंगे। आसमान में रूस के सुखोई 35 लड़ाकू विमान दिखेंगे। इस बार पुतिन विक्ट्री डे परेड के जरिए पश्चिमी देशों को चिढ़ाने के लिए परेड में कुछ खास हथियारों का प्रदर्शन करेंगे। यूक्रेन युद्ध में बेकार हुए पश्चिमी देशों के हथियारों की नुमाइश इस बार विक्ट्री डे परेड में होगी। पिछले एक हफ्ते से मॉस्को की सड़कों पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और यूक्रेन के बर्बाद हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। 9 मई को विक्ट्री डे परेड के दिन 2 दिन पहले भी रूस के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मार्च में हुए आम चुनाव में पुतिन को जीत मिली थी। अब करीब 1.5 महीने बाद उनकी शपथ होने जा रही है। शपथ के साथ ही पुतिन 6 साल के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। पुतिन साल 1999 से रूस के राष्ट्रपति हैं। बीच में 2 मौके आए जब वो रूस के प्रधानमंत्री भी बने। पीएम बनने के बावजूद सत्ता पर नियंत्रण उनका ही था। अब पुतिन का अगला 6 साल का कार्यकाल बेहद चुनौती भरा रहने वाला है। इस समय पुतिन के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, फॉरेन पॉलिसी को लेकर, ट्रेड को लेकर, एनर्जी को लेकर और न्यूक्लियर ट्रीटी को लेकर। जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, सबसे बड़ी चुनौती है यूक्रेन को लेकर कि वो वास्तव में यूक्रेन के युद्ध को किस तरह से मोड़ना चाहते हैं। दूसरा, सैंक्शंस की वजह से उनकी इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ा है। शपथ ग्रहण से ठीक पहले रूसी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों को परमाणु धमकी दे दी। पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हथियार रेडी रखने को कह दिया है और वो भी यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल करीब। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात अपने सैनिकों से कहा है कि वो परमाणु हथियारों से युद्धाभ्यास करें। इस युद्धाभ्यास का मकसद ये होगा कि अगर युद्ध बढ़ा तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, किस इलाके में परमाणु हथियारों की तैनाती होगी, ये भी युद्धाभ्यास का हिस्सा होगा। 2026 में जो स्टार्ट ट्रीटी वो खत्म हो जाती है
और अगर उसको रिन्यू नहीं किया जाए तो अमेरिका और रशिया बहुत बड़े पैमाने पर अपनी न्यूक्लियर शक्ति को बढ़ा सकते हैं। बड़ा लाजमी है ह्यूमन काइंड को निगाह में रखते हुए, यूरोपियन और वर्ल्ड सिक्योरिटी को निगाह में रखते हुए कुछ ना कुछ समझौता अमेरिका के साथ किया जाए। रूस की नेवी और थल सेना परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करेगी। पुतिन का ये फैसला उन देशों को धमकी है जो यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात दुनिया की बड़ी सियासी हलचल की चल रही है, तो रूस के बाद अब आपको लिए चलते हैं ब्रिटेन, क्योंकि इसी से जुड़ा अगला सवाल भी हमारा है कि क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ हो गए हैं ब्रिटेन के मुसलमान। यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि पिछले दिनों ब्रिटेन में स्थानीय चुनाव हुआ, जिसमें ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को बीते 40 सालों की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। और दरअसल इस हार की वजह भी ब्रिटेन के मुस्लिम मतदाता बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी करीब 39 लाख है और ब्रिटेन में 1825 से ज्यादा मस्जिदें हैं। ब्रिटेन में 30 से ज्यादा शरिया काउंसिल है। साथ ही ब्रिटेन में ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया से आए शरणार्थियों की भी एक बड़ी आबादी रहती है। ब्रिटेन में जिस तेजी से मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ऋषि सुनक की पार्टी से मुस्लिम मतदाता दूर होते जा रहे हैं। ऋषि सुनक अपने देश में शरणार्थियों के खिलाफ इस समय एक एक्शन चला रहे हैं जिसे रवांडा प्लान कहा जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम सुनक के विरोधी बताए जा रहे हैं और लगातार उनसे नाखुश हो रहे हैं। क्या ब्रिटेन में ऋषि सुनक की लोकप्रियता घट रही है? क्या ब्रिटेन के मुस्लिम ऋषि को पसंद नहीं करते? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन में पिछले दिनों हुए स्थानीय चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। स्थानीय चुनाव में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का प्रदर्शन बीते 40 साल में सबसे ज्यादा बुरा रहा है। ऋषि सुनक की पार्टी को ना ही लंदन में मेयर का पद मिल सका, ऊपर से पार्टी के हाथ से वेस्ट मिडलैंड्स मेयर पद भी निकल गया। कंजर्वेटिव पार्टी को 3 काउंसिल में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 100 से ज्यादा पार्षद इस चुनाव में हार गए। स्थानीय चुनाव में ऋषि सुनक की पार्टी की हार के पीछे एक बड़ा संकेत छिपा है। दरअसल ब्रिटेन के कई शहरों में मेयर पद पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई है। I therefore declare that Sadiq Khan has been duly elected as Mayor of London. लंदन में लगातार तीसरी बार पाकिस्तानी मूल के सादिक खान मेयर का चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। इसके साथ ही एल्बी नहैम काउंटी में भी लेबर पार्टी की रुखसाना फयाज मेयर चुनी गई हैं। एल्बी टावर हैमलेट में लुत्फुर रहमान ने जीत दर्ज की है। पिछले साल ऑक्सफोर्ड के मेयर पद पर एक मुस्लिम ही चुना गया था। लुबना अरशद को ऑक्सफोर्ड का मेयर चुना गया था। मतलब लंदन हो या ऑक्सफोर्ड, शहर की सरकार मुस्लिम ही चला रहे हैं। वैसे भी ब्रिटेन में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी मुस्लिमों की है। ब्रिटेन में 2011 में 27 लाख मुस्लिम थे, जो 2021 में बढ़कर 39 लाख हो गए। ब्रिटेन की आबादी का कुल 6.5% मुस्लिम है। जिस लंदन से ब्रिटेन की सरकार चलती है, वहाँ भी मुस्लिम अच्छी खासी संख्या में हैं। लंदन में 40% ईसाई हैं, तो 15% मुस्लिम हैं। हिंदू सिर्फ 5% हैं। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के कारण लंदन में भी आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। मुस्लिम वोटर जो है ब्रिटेन में, वो ज़्यादा इकट्ठे होकर के लेबर की तरफ ही पूरा वोट डालेंगे अपना, ताकि कंजर्वेटिव पार्टी और इनकी जो पॉलिसीज हैं उनको हराया जा सके और लेबर की सरकार सत्ता में आए। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी से मुस्लिम वोटर खिसक रहे हैं। उनका झुकाव लेबर पार्टी की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे भी कई वजह है। ऋषि सुनक ने शरणार्थियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। ऋषि सुनक शरणार्थियों को अफ्रीकी देश रवांडा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। शरणार्थियों में सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं। ऋषि सुनक खुलकर अपने धर्म की बात करते हैं। शायद इन्हीं वजहों से सुनक से मुस्लिम दूर जा रहे हैं और इसका असर स्थानीय स्तर के चुनाव परिणामों में दिख रहा है। अगले साल की शुरुआत में ब्रिटेन में नई सरकार के लिए चुनाव होना है और उससे पहले सुनक के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की जो पॉलिसीज रही हैं उनसे ब्रिटेन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ब्रिटेन में महंगाई बहुत बड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े हैं, रेंट बढ़े हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस जो सबको हेल्थ प्रोवाइड करती है, अस्पताल जो सरकारी हैं, वहाँ पे वेटिंग लाइंस 6-6, 9-9 महीनों की हैं। इन सब मुद्दों पे कंजर्वेटिव पार्टी के जितने भी लीडर रहे हैं वो कुछ प्रोग्रेस या फ़ायदा नहीं दिला पाए अपने देश को। ब्रिटेन की सत्ता में बीते कुछ सालों में अस्थिरता आई है।
भले ही वहां 2010 से कंजर्वेटिव पार्टी सरकार में हो, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार बदलते रहे हैं। 2010 से ब्रिटेन ने 5 प्रधानमंत्री देख लिए हैं। बीते 14 साल में सिवाय डेविड कैमरन के अब तक कोई भी पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। अब स्थानीय चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की बुरी हार के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऋषि सुनक इस साल के अंत तक अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ब्रिटेन के मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी के बाद अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क और इस्लामिक देश पाकिस्तान की, जिससे जुड़ा हुआ है हमारा अगला सवाल। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देशों के साथ भाईचारे का रिश्ता जोड़ने की बातें तो खूब करता है, लेकिन पाकिस्तान के कथित मुस्लिम भाई ही आखिर उसका एजेंडा आखिर क्यों फेल कर रहे हैं। दरअसल कश्मीर को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलने की नई मुहिम चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इस्लामिक देशों का साथ नहीं मिल पा रहा है। तो पाकिस्तान सदस्य है इस्लामिक सहयोग संगठन का, यानी OIC का। मुस्लिम देशों का यह पूरा संगठन है जिसमें 57 देश शामिल है। पाकिस्तान इसका एक पुराना संस्थापक सदस्य है और 2 दिनों तक अफ्रीकी देश गाम्बिया में OIC की बैठक हुई और इसी मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तान को लेकर कई अनाप शनाप बातें कही, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश ने पाकिस्तान की बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान का काम केवल भारत के खिलाफ जहर उगलना था और ऐसे में कई देश जो भारत के साथ दोस्ती रखते हैं वो कन्नी काट गए। मतलब साफ है, एक बार फिर पाकिस्तान का कश्मीर एजेंडा मुस्लिम देशों के सामने ही फेल हो गया और 57 मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान का साथ देना तो दूर, उसकी बातों पर न ध्यान दिया न किसी तरीके की तवज्जो।